अच्छा डियर स्टूडेंट्स, तो हम अपने क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। आज का जो हमारा क्लास है कल्चर हेल्थ एंड सोसाइटी का यूनिट नंबर 2, जो कि हमारे साथ सोशल इंस्टीट्यूशन एंड ग्रुप और सोशलाइजेशन है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। आज के लेक्चर में हम सोशल इंस्टीट्यूशंस के हवाले से बात करेंगे कि हमारे साथ वो कौन से इंस्टीट्यूशन है जो कि हमारे सोसाइटी के लिए रूल्स रेगुलेशन जो है वो तरतीब देते हैं और हमारे सोसाइटी के जितने भी रूल्स रेगुलेशन है उसको मॉनिटर करते हैं। ठीक है, तो इसको आज के लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है जो कि आपको इस पूरे लेक्चर में जो है बार बार देखने को मिलेंगी, तो इस वजह से इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशन की, तो इंस्टीट्यूशन किसे कहते हैं? इंस्टीट्यूशन के अगर हम लफ्ज़ी मायने को देखें तो इंस्टीट्यूशन मतलब कोई भी जो कानून साज इदारा होता है उसको हम इंस्टीट्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन इज़ अ सिस्टम ऑफ नॉर्म्स टू अचीव सम गोल्स और एक्टिविटी दैट पीपल फील्स इज इम्पोर्टेंट। इंस्टीट्यूशन जो है ये हमारे साथ एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि हमें नॉर्म्स क्या करती है, हमें नॉर्म्स के हवाले से हमें आगाही देती है। नॉर्म्स किसे कहते हैं? नॉर्म से मुराद जो तौर तरीके होते हैं, जो कानून होते हैं या कवानीन होते हैं, उससे हमें आगाह करती है। ठीक है, और इसी तरह से ये सिस्टम जो है ख़ास किस्म के कवानीन जो है वो तरतीब देती है, जिसके बेस पर जो है हम अपने एक्टिविटीज़, हम अपने जो मकासद है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। और ये वो मकासद होते हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट महसूस होती है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। तो इन मकासद को पूरा करने के लिए इंस्टीट्यूशन क्या करती है, तौर तरीके जो है वो क्या करती है, वो कायम करती है, वो जो है रूल्स रेगुलेशन जो है वो डेवलप करती है और उसको फिर नाफिज करती है, ताकि जो हमारे मकासद है वो सही तरीके से जो है पूरे हो जाए। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस सिस्टम को हम इंस्टीट्यूशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे साथ दूसरा टर्म आता है सोशल इंस्टीट्यूशन। सोशल इंस्टीट्यूशन से मुराद ये है कि वो इंस्टीट्यूशन जो कि माशरे की इस्लाह के लिए जो कानून या कवानीन जो है तरतीब देते हैं। ठीक है, जिसके बेस पर हम अपने माशरे की इस्लाह करते हैं। ठीक है, और तौर तरीके जो है उसको सही करते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट लाते हैं। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन को हम क्या कहते हैं? सोशल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। डिफिनीशन में कहते हैं कि कंसिस्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कम टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस। ठीक है, मतलब यह है कि सोशल इंस्टीट्यूशन ये ऐसी इंस्टीट्यूशन होती है जो कि सोसाइटीज़ पर मुश्तमिल होती है, मतलब लोगों पर मुश्तमिल होती है। और ये लोग जो है मिलकर अपने माशरे के लिए जो है कुछ कवानीन जो है वो बनाते हैं, जिसके बेस पर वो अपने माशरे की जो तौर तरीके हैं, ठीक है, जो रूल्स रेगुलेशन है उसको मेंटेन रखते हैं और माशरे में किसी भी किस्म के बिगाड़ को पैदा होने से क्या करते हैं, इन्हीं सोशल इंस्टीट्यूशन के ज़रिए रोकने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हमारे साथ जो तीसरी इम्पोर्टेंट टर्म आती है वो है फैमिली। फैमिली किसे कहते हैं? फैमिली हमारे साथ ग्रुप पर मुश्तमिल लोगों का एक मजमुआ होता है। ठीक है, जो कि एक दूसरे के साथ जो है उनका खूनी रिश्ता होता है। ठीक है, चाहे खूनी रिश्ता हो या उन वो जो है एक बंधन में जो है बने हुए हो, उनकी मैरिज हुई हो। ठीक है, और ये लोग जो है एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, हर तरह से एक दूसरे का ख्याल रखते हो। तो इस तरह के जो लोगों पर मुश्तमिल ग्रुप होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम फैमिली कहते हैं। ठीक है, सिंपल डिफिनीशन यहाँ पर आपको दी गई है। इसमें कहते हैं कि फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय ब्लड और मैरिज और हु केयर फॉर एंड सपोर्ट ईच अदर। मतलब लोगों का वो मजमुआ जो कि एक दूसरे के साथ उनका जो रिलेशन होता है, जो ताल्लुक होता है, वो या खूनी ताल्लुक होता है। ठीक है, मतलब बहन भाई वगैरह हो गए, या उनकी जो है शादी हुई हो, दो लोगों की शादी हुई हो। तो इस तरह से इनका एक रिलेशन जो है वो कायम हो जाता है, जिसके बेस पर ये लोग फिर एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। They often live together in the same household and share love, responsibilities and experience। इसी तरह से ये जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, तो ये एक ही घर में
ज़्यादातर जो है हमें देखने को मिलता है कि फैमिली जो है ये क्या होती है, जॉइंट फैमिलीज़ होती है। एक ही घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, मतलब सिबलिंग रहते हैं, कज़न्स वगैरह रहते हैं, ठीक है? और अपनी-अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो है वो पूरा करते हैं। तो इस तरह के जो लोगों पर मुश्तमिल ग्रुप होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम फैमिली कहते हैं। सही है? एमसीक्यूज नंबर 1 अब हमारे साथ है। एमसीक्यूज 1 में कहते हैं कि व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ अ फैमिली। फैमिली की डिफिनीशन क्या है? तो अभी हमने पढ़ा कि ग्रुप ऑफ पीपल्स रिलेटेड बाय ब्लड और मैरिज हु केयर फॉर एंड सपोर्ट ईच अदर। लोगों का एक मजमूआ जिनका ताल्लुक या खूनी बेस पर हो, मतलब एक दूसरे के साथ उनका खूनी रिश्ता हो या उनकी जो है शादी हुई हो, जिसके बेस पर वो अपना और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम फैमिली कहेंगे, ठीक है? एमसीक्यूज नंबर 2 है। एमसीक्यूज नंबर 2 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फैमिली। मंदरजा झेल में से हमारे साथ कौन सा जो है वो फैमिली के टाइप्स में इंक्लूड नहीं है? तो फ्रेंड्स ओनली फैमिली, मतलब जो दोस्त वगैरह होते हैं, ठीक है, जिनका खूनी ताल्लुक आपके साथ किसी तरह से भी नहीं होता, तो फ्रेंड्स जो है ये आपके फैमिली के किसी भी टाइप में जो है नहीं आता, ठीक है? फ्रेंड्स, ऑप्शन डी आपके साथ इसमें करेक्ट आएगा। एमसीक्यूज नंबर 3। एमसीक्यूज नंबर 3 में कहते हैं कि इन अ न्यूक्लियर फैमिली हु टिपिकली लिव टुगेदर। कहते हैं कि जो न्यूक्लियर फैमिलीज होते हैं, फैमिलीज के हमारे साथ बहुत सारे टाइप है, जिसमें न्यूक्लियर फैमिली आ जाती है, एक्सटेंडेड फैमिली आ जाती है, सिंगल पेरेंट फैमिली आ जाती है, ठीक है? न्यूक्लियर फैमिली से क्या मुराद है? न्यूक्लियर फैमिली से मुराद ये है कि जो हस्बैंड वाइफ होते हैं और उनके जो बच्चे होते हैं जो कि इकट्ठे रह रहे होते हैं, तो इसको हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। एक्सटेंडेड फैमिली से मुराद ये है जो जॉइंट फैमिली होती है, जिसमें मतलब हस्बैंड वाइफ, उनके बच्चे और उस हस्बैंड वाइफ के जो पेरेंट्स होते हैं, मतलब जो दादा दादी होती है, ठीक है, या नाना नानी और ग्रैंडफादर्स वगैरह जो कि मिलकर रहते हैं, तो इसको हम एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं। सिंगल पेरेंट फैमिली से मुराद ये है जिसमें एक सिंगल पेरेंट जो है वो क्या कर रही होती है, अपने बच्चों को पाल रही होती है, इसको हम सिंगल पेरेंट फैमिली कहते हैं, ठीक है? सो कहते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली जो है इसमें कौन कौन होते हैं? तो न्यूक्लियर फैमिली में पेरेंट्स, मतलब हस्बैंड वाइफ और उनके जो बच्चे होते हैं वो न्यूक्लियर फैमिली में, उनको न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं, ठीक है? एमसीक्यूज 4। व्हाट इज एन एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली, अभी मैंने आपको बताया कि जो जॉइंट फैमिलीज होती है उसको हम एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं, जिसमें आपके साथ क्या आते हैं? फैमिली डेट इंक्लूड ग्रैंड पेरेंट्स आ जाते हैं, इसमें आंट अंकल्स आ जाते हैं, कजन्स आ जाते हैं, और इसके साथ साथ जो पेरेंट और उनके जो बच्चे होते हैं ये सारे जो है इकट्ठे रहते हो, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम एक्सटेंडेड फैमिली कहेंगे। सिंपल अल्फाज में इसका मतलब जितनी भी जॉइंट फैमिलीज होती है उसको हम एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं। समझ आ रही है आप स्टूडेंट्स को? जी सर। ओके, ओके, वेरी गुड। एमसीक्यूज नंबर 5 हमारे साथ मौजूद है, जिसमें कहते हैं कि टाइप ऑफ फैमिली इज हेडेड बाय अ सिंगल पेरेंट। मतलब फैमिली की वो किस्म जिसमें एक पेरेंट जो है अपने बच्चों को सपोर्ट कर रही होती है, उसको पाल रही होती है, उसको हम क्या कहते हैं? सिंगल पेरेंट फैमिली कहते हैं। एमसीक्यूज नंबर 6। व्हाट इज अ जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली क्या है? व्हाट इज जॉइंट फैमिली? अ फैमिली विद मल्टीपल जनरेशन लिविंग टुगेदर एंड शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है? मतलब यह है वो फैमिली जिसमें मल्टीपल जनरेशन रहती हो, ठीक है, इकट्ठे रहती हो और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो शेयर करती हो, उसको पूरा करती हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम जॉइंट फैमिली कहते हैं, ठीक है? जॉइंट फैमिली से मुराद, मल्टी जनरेशन से मुराद ये है कि दो तीन नस्लें जो है वो इकट्ठे रह रहे हो, ठीक है, दो तीन नस्लें, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम मल्टीपल सॉरी इसको हम जॉइंट फैमिली कहेंगे। MCQs number 7. Which type of family include non-blooded relationship but people who are emotionally close? कहते हैं कि फैमिली की वो कौन सी किस्म है जिसमें हमारे पास वो लोग होते हैं, उन लोगों के साथ हमारे ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप होते हैं, जो जिनके साथ हमारा कोई खूनी रिश्ता नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारे साथ
हाँ जी, एक्सटेंडेड फैमिली और जॉइंट फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली में क्या होता है, एक्सटेंडेड फैमिली में मिसाल के तौर पर आपके पास एक जनरेशन की फैमिली होती है, मतलब आपके पेरेंट्स हो गए, ठीक है, और आप मिसाल के तौर पर आप है, आपके हस्बैंड है, और आपके हस्बैंड के जो पेरेंट्स हैं, मतलब उनके जो अम्मी अबू है, ठीक है, और इसके साथ साथ आपके जो बच्चे हैं, तो ये सारे इकट्ठे रह रहे हो, ठीक है, इसको हम एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपकी हस्बैंड के जो पेरेंट है, उनके जो दूसरे बच्चे हैं, ठीक है, मतलब आपके हस्बैंड के जो भाई है, ठीक है, तो ये सारे इकट्ठे एक ही घर में रह रहे हो, तो इसको हम एक्सटेंडेड फैमिली कहेंगे। लेकिन जो जॉइंट फैमिली होती है, तो जॉइंट फैमिली में मल्टी जनरेशन आ जाती है। जनरेशन क्या है, नस्लें है, जिसमें पहली जनरेशन के भी होते हैं, ठीक है, दूसरे जनरेशन के भी हो, और तीसरे जनरेशन के भी हो। मतलब आजकल तो ये इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जॉइंट फैमिलीज़ ये हमारे साथ मल्टी जनरेशन पर मुश्तमिल होती है, जो कि इकट्ठे रह रहे होते हैं। जबकि एक्सटेंडेड फैमिली जो है, ये एक ही जनरेशन के होते हैं, मतलब आपके पेरेंट है, उनके चार बच्चे हैं, ठीक है, उन चारों की शादी हुई है, और वो जो बहन भाई है, वो भी इकट्ठे रह रहे हैं एक घर में, और उनके साथ उनके जो पेरेंट है, वो भी एक घर में रह रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्सटेंडेड फैमिली कहेंगे। सही है, समझ आ गई क्या नहीं? ओके जी। एमसीक्यू 7 में कहते हैं कि टाइप ऑफ फैमिली इंक्लूड नॉन ब्लडेड रिलेशनशिप बट पीपल हु आर इमोशनली क्लोज। मतलब फैमिली की वो किस्म जिसमें हमारा जो रिलेशन होता है, वो ऐसे लोगों के साथ होता है जिनके साथ हमारा कोई खूनी रिश्ता नहीं होता, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम चूज़न फैमिली कहेंगे, ठीक है। चूज़न फैमिली से मुराद ये है कि आपके कुछ ऐसे फ्रेंड जो कि आपको बहुत ज़्यादा अजीज़ हो, और अपने फैमिली से भी आपको बहुत ज़्यादा अजीज़ हो, लेकिन उनके साथ आपका किसी किस्म का खूनी रिश्ता ना हो। तो इस तरह की जो फैमिलीज़ होती है, इसको हम क्या कहते हैं, चूज़न फैमिली कहते हैं, जिसको हमने खुद चूज़ किया होता है, खुद अपनी फैमिली का हिस्सा उनको बनाया होता है। तो इसको हम चूज़न फैमिली कहते हैं। MCQs 8. What is a blended family? Blended family किसे कहते हैं? A family that include member who are not related by blood, मतलब वो फैमिली जिनका जो है हमारे साथ या उनके साथ हमारा किसी किस्म का खूनी रिश्ता नहीं होता, जैसे कि सच ए स्टेप सिबलिंग और हाफ सिबलिंग। स्टेप सिबलिंग से क्या मुराद है, मिसाल के तौर पर स्टेप सिबलिंग और हाफ सिबलिंग, मतलब ये है कि एक बंदा है, ठीक है, एक शादी उसने की हुई है, उसके अपने बच्चे हैं, और इसी तरह से वो दूसरी शादी करता है, तो उसकी जो दूसरी शादी जो दूसरी औरत से हुई है, उसके भी बच्चे हैं, ठीक है। तो अब उनका जो ब्लड, सौतेले बहन भाई जिनको कहते हैं, जी, सौतेले बहन भाई जिनको हाँ जी, कहते हाँ हैं। जी, बिल्कुल वही मैं आपको कह रहा हूँ, बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच आसानी करने के लिए। तो मैं आपको आसान अल्फाज में कह रहा था, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ब्लेंडेड फैमिली कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट आएगा। MCQs 9. What does kingship means in the context of family? Kingship का तो मैंने मेरे ख्याल में वो परसों भी क्लास में मैंने आपको बताया था। किंगशिप से मुराद ये है कि वो लोग जिनके साथ आपका खूनी रिश्ता हो या उनके साथ आपकी शादी हुई हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, किंगशिप कहते हैं। सो अ फैमिली दैट इज़ रिलेटेड बाय ब्लड और मैरिज, मतलब वो फैमिली, वो ख़ानदान जिनके साथ आपका खूनी रिश्ता हो, ठीक है, या उनमें आपकी शादी हुई हो, तो इसको हम किंगशिप कहेंगे, ठीक है। MCQs 10. Which type of family is more common in traditional agriculture society? जो देहाती इलाके होते हैं, वहाँ पर किस तरह की फैमिलीज पाई जाती है, तो वहाँ पर एक्सटेंडेड फैमिलीज पाई जाती है, ठीक है। मतलब जो अंकल आंटीज होते हैं और उनके जो बच्चे होते हैं, सारे मिलकर एक ही घर में रहते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्सटेंडेड फैमिली कहेंगे। सही है, आप लोगों ने देहातों में देखा होगा कि बड़े बड़े घर होते हैं, और उसमें 3-4 फैमिलियाँ जो है इकट्ठी रहती है, तो इसको हम एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं।
MCQs 11 type of family in which both partners share workload and role equally. कहते हैं कि फैमिली की वो किस्म जिसमें हस्बैंड वाइफ दोनों जो है क्या करते हैं, जॉब करते हैं और दोनों जो है मिलजुल कर हाफ हाफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो पूरा करते हैं, अपने साथ जो है मतलब दोनों कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ। तो इस तरह की फैमिली को क्या कहते हैं, साइमेट्रिकल फैमिली कहते हैं। इसके लिए एक दूसरा टर्म भी यूज़ होता है लेकिन वो अभी मेरे माइंड से जो है वो निकला हुआ है, तो मैं आपको फिर बता दूंगा। MCQ 12 couple live with wife Sir, family one after unit marriage। family. जी Sir, one unit family. ये तो मैंने नहीं सुना, लेकिन एक दूसरा टर्म इसके लिए यूज़ होता है जिसमें दोनों हस्बैंड वाइफ जो है वो जॉब करते हैं और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको पूरा करते हैं। अच्छा, वो मैं फिर आपको बता दूंगा। MCQ 12 में कहते हैं कि जो गर्दामात होते हैं उसको क्या कहते हैं, मतलब शादी के बाद वाइफ की जो फैमिली है उनके साथ उनके घर में रहना शुरू करे, ठीक है हस्बैंड, तो गर्दामात को क्या कहते हैं, इसको मैट्री लोकल फैमिली कहते हैं। मतलब नॉर्मली तो ऐसा होता है जब शादी हो जाती है तो लड़का जो होता है वो लड़की को अपने घर ले आता है, अपने वालिदैन के घर ले आता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं खुशकिस्मत कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि शादी के बाद अपनी बीवी के जो वालिदैन होते हैं उनके साथ रहना शुरू कर देते हैं, तो जिसको हम गर्दामात आम अल्फाज में कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इसके लिए जो टर्म यूज़ होता है इसको हम मैट्री लोकल फैमिली कहते हैं, ठीक है। मैट्री मतलब जो वाइफ की मदर होती है उनके घर में रहना शुरू करे, तो इसको हम मैट्री लोकल कहते हैं। अच्छा जी, MCQs 11 में कहते हैं कि फैमिली की वो किस्म जिसमें हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हो और अपनी फैमिली को पालती हो, तो इस तरह की फैमिली को क्या कहते हैं, इस तरह की फैमिली को हम साइमेट्रिकल फैमिली कहते हैं। साइमेट्रिकल मतलब बराबरी, दोनों जो है मिलजुल कर बराबर के काम करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोनों मिलजुल कर जो है वो क्या करते हैं, पूरी करते हैं, तो इस वजह से इसको साइमेट्रिकल फैमिली का टर्म जो है इसके लिए यूज़ होता है। सही है। और गर्दामात के लिए जो टर्म यूज़ होता है उसको हम मैट्री लोकल फैमिली कहते हैं। सही है। मैट्री मीन जो कि बीवी के जो वालिदैन होते हैं उनके घर में रहते हो, तो मैट्री मीन मदर। सो मैट्री लोकल से मुराद ये है कि जो दुल्हन होती है उनके माँ बाप के घर में रहना शुरू करे, तो इसको मैट्री लोकल कहेंगे। MCQs नंबर 13 की तरफ आ जाते हैं। MCQs 13 में कहते हैं कि कपल्स लिव विद हस्बैंड फैमिली आफ्टर मैरिज, मतलब वो फैमिली जो कि वो कपल जो कि शादी के बाद लड़की को अपने घर ले आते हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पैट्री लोकल फैमिली कहेंगे। क्या कहेंगे, पैट्री लोकल फैमिली। MCQs 14। अच्छा जी, मैरिज। मैरिज किसे कहते हैं, मैरिज जो है ये हमारे साथ एक लीगल और सोशल यूनियन होती है दो लोगों के दरमियान, जिसमें एक मेल और फीमेल होती है जो कि हमेशा ज़िंदगी भर एक साथ रहने का क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ वादा करते हैं, ठीक है, तो इसको हम मैरिज कहते हैं। मैरिज की ये डिफिनीशन आप लोग अपने साथ याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैरिज क्या है, व्हाट इज़ डिफिनीशन ऑफ मैरिज, MCQ 14 में कहते हैं। सो ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, जिसमें दो लोग क्या करते हैं, आपस में वो यूनियन करते हैं, आपस में वो इत्तेहाद करते हैं, ठीक है, और हमेशा ज़िंदगी भर रहने की क्या करते हैं, वादा करते हैं। तो ऑप्शन बी इसमें आपके पास करेक्ट आएगा। ये ऑप्शन ए जो है ये आपके पास क्या है, ये आपके पास गलत है, ठीक है। ऑप्शन बी जो है आपके पास करेक्ट है कि अ यूनियन बिटवीन टू पीपल, typically a man and a woman who commit to share their lives together as partner is called marriage। MCQ 15 में कहते हैं कि in which of the following ceremonies is marriage commonly celebrated, कहते हैं कि किस तरह की मंजर में से किस तरह की सेरेमनीज में जो है मैरिज को कॉमनली सेलिब्रेट किया जाता है, तो वेडिंग सेरेमनी में ही शादी को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। अच्छा जी, MCQ 16 की तरफ आ जाते हैं। कहते हैं कि व्हाट इज़ अ सिविल मैरिज, सिविल मैरिज क्या है।
सिविल मैरिज से मुराद ये है जो कोर्ट मैरिजेस की जाती हैं ना, तो इसको सिविल मैरिज की कहा जाता है, ठीक है। कोर्ट मैरिज होती है ना, तो इसको क्या कहते हैं, सिविल मैरिज। सो अ मैरिज रिकॉग्नाइज्ड एंड परफॉर्म बाय गवर्नमेंट ऑफिशियली और जज इज कॉल्ड सिविल मैरिज। MCQ 17. Type of marriage allow a person to have more than one spouse at the same time. कहते हैं कि शादी की वो किस्म जिसमें एक मर्द जो है एक या दो से ज़्यादा बीवियों को अपने पास रखता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पोलीगेमी मैरिज कहते हैं, ठीक है, या पोलीगेमस मैरिज इसको हम कहते हैं। पोली मीन मैनी, गेमी मीन फीमेल्स, और मैरिज का मतलब शादी। सो एक से ज़्यादा औरतों के साथ जब शादी की हो तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम पोलीगेमस मैरिज कहेंगे, ठीक है। तो MCQs 17 का करेक्ट ऑप्शन सी आएगा। MCQs 18, इज मोनोगेमी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैरिज। कहते हैं कि मोनोगेमी जो है, मोनोगेमी से क्या मुराद है, मोनो मीन वन। सो वो शादी जिसमें एक हस्बैंड एक वाइफ के साथ शादी करते हैं, ठीक है, और उनकी सिर्फ एक बीवी होती है, तो इसको हम मोनोगेमी कहते हैं, ठीक है। सो मैरिज बिटवीन ओनली टू इंडिविजुअल, दो लोगों के दरमियान जो शादी होती है, मतलब हस्बैंड वाइफ, ठीक है, तो इसको हम मोनोगेमी कहते हैं। MCQs 19, in a matrilocal marriage, where does the couple typically reside after marriage? कहते हैं कि जो मैट्रिलोकल मैरिज होती है, तो इसमें कपल जो है शादी के बाद कहाँ रहते हैं, तो जो वाइफ होती है उनकी फैमिली के साथ रहते हैं, ठीक है, विद अ ब्राइड फैमिली, ठीक है। ब्राइड से मुराद जो दुल्हन होती है उनकी माँ बाप के साथ उनकी गर्दामाद बनकर रहना शुरू कर देते हैं। MCQs 20, व्हाट इज़ एन अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज से क्या मुराद है, अरेंज मैरिज से मुराद ये है कि ये वो शादी होती है जिसमें जो दुल्हा और दुल्हन होती है उनका जो है शादी से पहले किसी किस्म का कोई जान पहचान नहीं होती और उनकी शादी उनके फैमिली की मर्ज़ी से हुई हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, अरेंज मैरिज कहते हैं, ठीक है। सिंपल अल्फाज में मैं आपको बयान कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। सो अ मैरिज वेयर द फैमिलीज और एल्डर्स चूज द पार्टनर फॉर द कपल, वो मैरिज जिसमें फैमिली वाले या जो उनके बड़े होते हैं वो कपल्स को चूज करते हैं आपके लिए, तो इसको हम अरेंज मैरिज कहते हैं। What is a common law marriage? Common law marriage से क्या मुराद है? So a marriage where the couple lives together without or a formal wedding ceremony but is recognized as a married under the law. Common law marriage से मुराद जो कोर्ट मैरिज होती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें कपल जो है वो फॉर्मल वेडिंग सेरेमनी जो आम तौर पर की जाती है कॉमनली, जैसे कि दोनों फैमिलीज मिलकर धूमधाम ये वगैरह करते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ जो कॉमन लॉ मैरिज है इसमें इस तरह से नहीं होता, बस सिर्फ कानूनी कार्रवाई करके उनको जो है सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि आपकी शादी हो गई, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉमन लॉ मैरिज कहते हैं। ऑप्शन बी इसमें आपके पास सही आएगा। MCQs 22 की तरफ आ जाते हैं, जिसमें कहते हैं कि व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ कंपैशनेट मैरिज। कंपैशनेट मैरिज क्या होती है, कंपैशनेट मैरिज ये मैरिज की वो किस्म है जिसमें दो लोग जो है वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, उनकी किसी किस्म की शादी नहीं हुई होती, वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के जो क्या कहते हैं, जो ख्वाहिशात जिनसी ख्वाहिशात है उसको पूरा करते हैं, एक दूसरे से सुकून हासिल करते हैं, लेकिन उनका जो है एक दूसरे के साथ किसी किस्म का शादी वाला कोई रिश्ता नहीं होता, ठीक है। सिर्फ अपनी जो रिक्वायरमेंट है, अपनी जो फुलफिलनेस है उसको पूरा करने के लिए एक दूसरे के साथ जो है रहते हो बगैर किसी शादी के, बगैर निकाह के, तो इसको हम क्या कहते हैं, कंपेशनेट मैरिज कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसमें आपके पास करेक्ट आएगा कि टू अचीव पर्सनल हैप्पीनेस एंड इमोशनल फुलफिलमेंट इन द पार्टनरशिप, मतलब सिंपल अल्फाज में इसका मैं आपको क्या बताऊं अब, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ होती है तो वहाँ पर जो शादी के क्या कहते हैं, शादी का जो कंसेप्ट है ना, ये बिल्कुल ना होने के बराबर है। वहाँ पर जिनको जो पसंद आता है, ठीक है, तो वो उनके साथ जब तक उनका दिल होता है वो एक दूसरे के साथ जो है वो रहते हैं,
और बग़ैर किसी क्या कहते हैं कोर्ट मैरिज या जो भी फॉर्मल वेडिंग मैरिज होती है उसके बगैर एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं सेटिस्फाई करते रहते हैं, तो इसको हम कंपेनिएट मैरिज कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी आपके पास करेक्ट आएगा। MCQs 23 टाइप ऑफ मैरिज इज कंसीडर इलीगल इन मैनी कंट्रीज। कहते हैं कि मैरिज की वो किस्म जो कि बहुत सारे ममालिक में क्या किया जाता है, उसको इलीगल कंसीडर किया जाता है। ठीक है, गैर कानूनी कंसीडर किया जाता है, तो वो हमारे साथ सेम सेक्स मैरिज है। ठीक है, जिसको हम होमो क्या कहते हैं, सेम सेक्स मतलब हम जिन्स परस्ती, सिंपल अल्फाज में इसका मतलब ये है। तो जिसमें सेम सेक्स जो है शादी करते हैं, तो ये बहुत क्या है, इलीगल है तमाम कंट्रीज़ में। तकरीबन कुछ कंट्रीज़ ऐसी है जहाँ पर ये कॉमन है। ऑप्शन ए आपके पास सही आएगा। मेरी बातों की समझ आप स्टूडेंट्स को आ रही है कि नहीं? जी सर, आ रही है। अच्छा जी, चलिए, कोई मसला हो तो फिर पूछा करें। MCQs 24 टाइप ऑफ मैरिज इन विच वन मैन हैव टू और मोर वाइफ। अभी मैंने आपको बताया, उसके तो मज़े होंगे जिनके एक से ज़्यादा बीवियाँ होंगी। सो मैरिज की वो किस्म जिसमें दो या दो से ज़्यादा बीवियाँ हों। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पोलीगेमी कहते हैं। ठीक है, पोली मीन मेनी एंड गेमी मीन वाइफ। तो पोलीगेमी एक दो से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा जो वाइफ्स होती है उसको हम पोलीगेमी कहते हैं। अच्छा जी, MCQs number 25 टाइप ऑफ मैरिज इन विच वन वुमन हैव टू और मोर हस्बैंड। ठीक है, शादी की वो किस्म जिसमें एक वाइफ के दो या दो से ज़्यादा हस्बैंड हो, तो इसको हम पोली एंड्री कहते हैं। ठीक है, मतलब जो अमेरिकन हैं उनकी तरफ इशारा है। ठीक है, उनके मतलब एट अ टाइम एक से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उनमें मैरिज का कोई कंसेप्ट नहीं है, तो इसको हम क्या कहते हैं, पोली एंड्री कहते हैं। MCQs 26 Marriage between people belonging to different group or background is called। कहते हैं कि वो शादी जिसमें जो दो लोग हैं, ठीक है, या जो दो फैमिलीज़ हैं, उनका जो बैकग्राउंड है वो क्या होता है, वो मुख्तलिफ होता है। मतलब बाहर के ख़ानदान से उन्होंने शादी की हो, ठीक है, बाहर के लोगों के साथ उन्होंने जो है रिश्ता जोड़ा हो, तो इसको हम, इस तरह की शादी को हम क्या कहते हैं, ईज़ोगेमी कहते हैं। ठीक है, ईज़ोगेमी। जबकि वो शादियाँ जो कि दो ख़ानदानों के दरमियान मतलब ख़ानदान के अंदर लोग जो है करते हैं, मिसाल के तौर पर जो कज़न्स वग़ैरह शादी करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, एंडोगेमी कहते हैं। ठीक है, एंडोगेमी। MCQs 28 कपल लीव्स विद वाइफ फैमिली आफ्टर मैरिज। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, इसको हम मैट्रिलोकल मैरिज कहते हैं। ये MCQs सिंपल है और मैं बहुत सिंपल अल्फाज में आपको एग्ज़ाम्पल के साथ जो है बता रहा हूँ, ताकि आपको ये, अगर मेरी बात याद ना हो तो कम से कम ये एग्ज़ाम्पल आपको याद हो, तब भी आपके लिए इसको हल करना आसान हो। और ये MCQs में आए हुए हैं, ये वाले जो MCQs मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो इसको मैंने पास पेपर से ही भी लिए थे और इसको मैंने ख़ुद भी जो है स्लाइड से बना कर जो है आपके लिए ये तैयार किए हुए हैं। सो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद MCQs है। MCQs 29 कपल लिव विद हस्बैंड फैमिली, तो उसको पैट्रिलोकल फैमिली कहते हैं। ठीक है, MCQs 30 में कहते हैं कि अ सिस्टम ऑफ बिलीव एंड प्रैक्टिस बाय विच अ ग्रुप ऑफ पीपल्स इंटरप्रेट एंड रिस्पोंड टू व्हाट दे फील्स इज सुपरनैचुरल एंड सैक्रेड इज कॉल्ड रिलीजन। रिलीजन की डिफिनीशन आपको की गई है कि रिलीजन क्या है, ये हमारे साथ एक सिस्टम ऑफ बिलीव होता है जिसके बेस पर हम क्या करते हैं, अपना अकीदा रखते हैं। ठीक है, और उस अकीदे के बेस पर हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, और इसी तरह से अपनी ज़िंदगी जो है उसके मुताबिक जो है गुजारते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रिलीजन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट आएगा। MCQs 31 What is a political institution? Political institution
से क्या मुराद है या किसे कहते हैं? सो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से मुराद वो सिस्टम जिसमें क्या होती है, जिसमें पावर की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है। सो अ सिस्टम दैट गार्ड्स द डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सरसाइज ऑफ पावर इन सोसाइटी, वो सिस्टम जिसमें क्या होता है, जिसमें सोसाइटीज़ में मुख्तलिफ जो पावर है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और उस पावर के ज़रिए सोसाइटीज़ को क्या किया जाता है, उसको हैंडल किया जाता है, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरी की जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मुस्लिमा क्या कह रही है? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं MCQs 32 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की कोई एग्जाम्पल जो है बताएं। तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट काउंसिल, यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने अपना एक काउंसिल बनाया हुआ है, ठीक है। इस काउंसिल के ज़रिए ज़ाहिर बात है ये लोग क्या करते हैं, अपने स्टूडेंट्स के जो मसाइल होते हैं उसको आगे जो प्रिंसिपल होते हैं उनके साथ शेयर करते हैं और टीचर्स के साथ शेयर करते हैं ताकि इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे साथ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की एक क्या है, एक बेस्ट एग्जाम्पल है। MCQs 33 में कहते हैं कि व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, हम क्यों करते हैं, इसका मकसद क्या है। तो यही मकसद है कि टू गवर्न एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर, ताकि जो सियासी पावर है उसके ज़रिए हम क्या करें, उसके ज़रिए हम रूलिंग करें, ठीक है। और लोगों पर हुकूमत करें और लोगों की जो ज़रूरियात है उसको हम सुने और अगर उसको पूरा करने की काबिलियत रखते हैं तो उसको पूरा करें। जो कि आजकल बिल्कुल नहीं हो रहा, हुकूमत तो कर रहे हैं लेकिन आवाम जो है वो पिस रही है, ठीक है। तो अल्लाह रहम करें हम सब पर, आमीन। MCQ 34 में कहते हैं कि which type of political institution is headed by a single individual with absolute authority, कहते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की वो किस्म जिसमें एक बंदा जो है उसके पास सारे इख्तियारात होते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उस इस तरह की जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होती है इसको हम मोनार्की कहते हैं। मोनार्की जैसे कि मोनो से निकला हुआ है, मतलब एक। तो मोनार्की से मुराद ये वो इंस्टीट्यूशन होती है जिसमें पावर एक बंदे के पास होता है, ठीक है। MCQ 35, इन अ डेमोक्रेसी हु होल्ड द पावर एंड मेक्स डिसीजन, कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी है जिसको हम सिंपल अल्फाज में जमहूरियत कहते हैं, तो कहते हैं कि जमहूरियत में किसके पास पावर होती है और कौन फैसले करने की काबिलियत रखते हैं। तो अवाम के पास पावर होती है, अवाम ही खुद अपने लिए क्या करते हैं, जो क्या कहते हैं लीडर्स के होते हैं उनको अपने लिए चुनते हैं, ठीक है। उनके डिसीजन पर ही लीडर्स को चुना जाता है। तो इसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें आपके पास क्या आएगी, ऑप्शन डी आएगा। ऑप्शन डी जो है ये आपके पास क्या आएगा, इसमें करेक्ट आएगा, ऑप्शन डी सही है। MCQs 36, व्हाट इज ओलिगेरकी, ओलिगेरकी क्या है, ओली मीन फ्यू, ठीक है, गेर की मतलब पार्टी या इंस्टीट्यूशन। तो ओलिगेरकी से मुराद यह है कि ये इंस्टीट्यूशन की वो किस्म है जिसमें पावर कुछ लोगों के हाथों में होती है और बाकी लोग जो है वो महरूम रहते हैं। तो इसको हम ओलिगेरकी कहते हैं। सो अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, वी आर। तो ओलिगैर्की के बारे में हम बात कर रहे थे। तो ये गवर्नमेंट की वो किस्म है जिसमें क्या होता है, पावर जो है कुछ लोगों के हाथों में होता है, ठीक है, या कुछ फैमिलीज़ के हाथों में होती है और वो जनरेशन टू जनरेशन जो है वो हुकूमत कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि सऊदी अरेबिया के हम एग्ज़ाम्पल ले, वहाँ पर जो शहज़ादे होते हैं, ठीक है। तो जैसे आले सऊद हो गई, ठीक है, सऊदी अरेबिया का जो आले सऊद है जिसमें आपके पास किंग सुलेमान भी आ जाता है या सलमान जो है वो आ जाते हैं। इसी तरह से पाकिस्तान में अगर हम देखें तो नवाज शरीफ की जो फैमिली है और इसी तरह से जरदारी की जो फैमिली है जो कि वक्तन फ़वक्तन जो है वो हुकूमत कर रही है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस तरह की जो हुकूमत होती है इसको हम ओलिगेर की कहते हैं। सही है, समझ आ गई इसकी? आ गई सर, समझ आ गई। ओके, वेरी गुड। MCQs 37,
Which type of political institution involves a combination of self-governing states united under a central authority? कहते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की वो कौन सी किस्म है जो कि एक सेंट्रल अथॉरिटी के अंडर काम कर रही होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम फेडरलिज्म कहते हैं। ठीक है, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म मतलब वफाक का जो सिस्टम होता है, वफाकी सिस्टम, फेडरलिज्म। ठीक है। MCQs 38 सोशल स्टडी मैंने मैट्रिक में अच्छी पढ़ी थी, और BSN फर्स्ट सेमेस्टर था या सेकंड सेमेस्टर था, उसमें थोड़ी सी अच्छी पढ़ी थी, तो इस वजह से मुझे इसका थोड़ा बहुत जो है समझ है। MCQs 38 What is the role of a legislature within a political institution? Political institution में legislature का क्या रोल होता है? legislature क्या है? जो कानून साज इदारे होते हैं उसको हम legislatures कहते हैं। ठीक है, आइन बनाने वाले जो इदारे होते हैं उनको हम legislature कहते हैं। सो टू क्रिएट डिबेट एंड पास लॉज, सही है। सो legislature का काम ये होता है कि ये कानून जो है वो बनाते हैं, उस पर बहस करते हैं और उसको क्या करते हैं? पास करवाते हैं, जो आइन होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लेजिस्लेचर कहते हैं। MCQs 39 MCQs 39 में कहते हैं कि यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर डज मोस्ट ऑफ द पावर रिसाइड। कहते हैं हमारे साथ जो यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, पावर किन के साथ ज़्यादा होती है? पावर सबसे ज़्यादा किन के हाथों में होती है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में पावर सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, पावर से मुराद हुकूमत। तो ऑप्शन ए आपके पास इसमें सही आएगा। MCQs कौन सा है? MCQs नंबर, अच्छा जी बेक कर लेता हूँ। 40 अच्छा जी, MCQs 40 में कहते हैं कि व्हाट इज़ द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ थियोक्रेसी। थियोक्रेसी का मेन करेक्टरिस्टिक, थियोक्रेसी किसे कहते हैं? थियोक्रेसी से मुराद वो पॉलिटिकल पार्टी, मतलब पॉलिटिकल पार्टी होती है लेकिन इसमें इख्तियारात ज़्यादातर किसके हाथों में होती है? जो जो रिलीजियस मजहबी जो लीडर्स होते हैं, ठीक है, उनके हाथों में पावर हो ज़्यादातर, तो इसको हम थियोक्रेसी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा तो वो क्या आएगा? वो ऑप्शन बी आएगा, मतलब रिलीजियस लीडर होल्ड पॉलिटिकल अथॉरिटी। जो मजहबी लीडर्स होते हैं उनके पास क्या होती है? सियासी जिम्मेदारियाँ होती है, अथॉरिटीज़ होती हैं। MCQs 41 व्हाट इज़ एजुकेशन? एजुकेशन क्या है? एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, स्किल, वैल्यूज़ एंड बिलीव। एजुकेशन ये हमारे साथ एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए हम नॉलेज हासिल करते हैं, स्किल्स सीखते हैं, वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड करते हैं और बिलीव्स को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट आएगा। MCQs 42 में कहते हैं कि प्राइमरी पर्पस ऑफ एजुकेशन क्या है? एजुकेशन हम क्यों हासिल करते हैं? इसलिए हासिल करते हैं कि टू फोस्टर पर्सनल डेवलपमेंट एंड इन्हेंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, ताकि हमारी ज़ाती नशोनुमा हो जाए। ठीक है, हम में सोचने समझने की काबिलियत पैदा हो जाए, और इसके साथ साथ हम अपने इर्द गिर्द का जो माहौल है, जो दुनिया के लोग हैं, इनको हम बेहतर तरीके से समझने की काबिलियत रखें, तो इसलिए हम तालीम हासिल करते हैं। ठीक है, ओके जी। एजुकेशन के हमारे साथ टाइप है, एक फॉर्मल एजुकेशन होती है, एक इनफॉर्मल एजुकेशन होती है। फॉर्मल एजुकेशन से मुराद ये है कि ये एजुकेशन की वो किस्म होती है जिसमें हम जो नॉलेज या स्किल्स या जितनी भी चीज़ें होती है उसको सीखने के लिए हमें एक ख़ास ऑर्गेनाइजेशन से क्या करना होता है? रब्ता करना होता है। एक ख़ास इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, स्कूल से हमने क्या करना होता है? हासिल करनी होती है एजुकेशन, ट्रेनिंग वगैरह। तो इसको हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, और ये एक प्रॉपर सिलेबस करिकुलम के मुताबिक काम करती है। जैसे कि आपका जो KMU है, आप जिन कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये फॉर्मल एजुकेशन आप हासिल कर रहे हैं। जबकि जो इनफॉर्मल एजुकेशन है, मिसाल के तौर पर आप एक स्किल सीख रहे हैं, तो इस स्किल को सीखने के लिए आपको किसी किस्म की डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप एक सेंटर जाते हैं, वहाँ पर आपसे प्रैक्टिस की जाती है। जैसे कि अगर आप
सिलाई कढ़ाई करना चाहती है, ठीक है, तो आप क्या करती हैं, आप सिलाई कढ़ाई के ट्रेनिंग सेंटर जाती है, वहाँ पर आपको सिर्फ वो स्किल सिखाए जाते हैं, उससे रिलेटेड आपको कोई चीज़ नहीं बताई जाती कि ये आपके पास मशीन है, ये मशीन का ये पुर्जा है, इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, ठीक है, और किसी किस्म की डिग्री आपको नहीं दी जाती, तो इसको हम इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। सो फॉर्मल एजुकेशन के बारे में मैं बात कर रहा था, तो अच्छा जी, एजुकेशन प्रोवाइडेड इन स्कूल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज विद स्ट्रक्चर कैरिकुला एंड फॉर्मल असेसमेंट, वो एजुकेशन जो कि आपको स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से मिलती है, जो कि एक प्रॉपर करिकुलम के मुताबिक आपको दी जाती है, ठीक है, तो और आपकी फिर फॉर्मल असेसमेंट भी की जाती है, मतलब आपसे एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं, टेस्ट लिए जाते हैं, जिसमें आपकी असेसमेंट की जाती है कि आप लोगों ने सीखा है या नहीं, तो इस तरह की जो एजुकेशन है इसको हम क्या कहेंगे? Formal education. फॉर्मल एजुकेशन, वेरी गुड। MCQs 44, in which type of education there is no organized curriculum and learning happen through life experience and interaction, अभी मैंने आपको बताया कि जस्ट आपको स्किल्स सिखाए जाते हैं, आपको प्रैक्टिस दी जाती है, ठीक है, प्रैक्टिस आपसे किया जाता है, तो इसको हम इनफॉर्मल एजुकेशन कहेंगे। अच्छा जी, MCQs 44 में 45 में कहते हैं कि वोकेशनल एजुकेशन हम क्यों हासिल करते हैं। वोकेशनल एजुकेशन से मुराद ये है ऐसी एजुकेशन जिसमें आपको स्किल सिखाई जाती है, आपको नॉलेज दी जाती है एक ख़ास फील्ड के हवाले से, ख़ास प्रोफेशन के हवाले से, जिसके बाद आप क्या करते हैं, सेल्फ अर्नर हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो इसको हम वोकेशनल एजुकेशन कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट आएगा कि टू डेवलप प्रैक्टिकल स्किल्स एंड नॉलेज फॉर स्पेसिफिक ट्रेड और प्रोफेशन इज कॉल्ड वोकेशनल एजुकेशन। 46 में कहते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है, तो वही कि कोई भी एजुकेशन देट इज़ नॉट फॉर्मल ऑफन एड्रेसिंग स्पेसिफिक लर्निंग नीड, कोई भी एजुकेशन जो कि फॉर्मल नहीं होती और आपको स्पेसिफिक लर्निंग जो है वो आपको देती है, आपको सीख देती है, मतलब मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में आपको सिखाया जाता है वहाँ पर, तो इसको हम नॉन फॉर्मल या क्या कहते हैं, इनफॉर्मल एजुकेशन हम इसको कहते हैं, ठीक है, नॉन फॉर्मल। 47 में कहते हैं व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर इन एजुकेशन, एजुकेशन में टीचर्स का क्या किरदार होता है, तो ये किरदार होता है कि एजुकेशन में टीचर जो है एक ऐसे तरीके से नॉलेज अपने स्टूडेंट्स को क्या करे, प्रोवाइड करे, एक ऐसे तरीके, एक ऐसे ज़रिए के ज़रिए अपने स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड करे जिससे स्टूडेंट्स को बेहतर तरीके से समझ आए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो क्या करे, गेनिंग करे, लर्निंग करे, सीख जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे साथ टीचर्स का एक बुनियादी रोल होता है, तो ऑप्शन बी आपके पास सही आएगा कि टू इम्पार्ट नॉलेज एंड फैसिलिटेट लर्निंग, कि वो क्या करे, स्टूडेंट्स को नॉलेज दे और उनकी जो लर्निंग है उसको बेहतर बनाए, तो ये किरदार होता है टीचर्स का। जैसे कि अब मैं आप स्टूडेंट्स को टीच कर रहा हूँ, आप लोगों को सिखा रहा हूँ, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सीख रहे होंगे और लर्निंग आप लोगों की हो रही होगी। MCQs 48, which type of education focus on developing artistic talent, क्रिएटिविटी एंड एक्सप्रेशंस, कहते हैं कि एजुकेशन की वो किस्म जिसमें ज़्यादातर फोकस जो है आर्टिस्टिक टैलेंट पर दिया जाता है, मतलब फ़न पर दिया जाता है, जो फ़न होता है, लोगों की जो टैलेंट होती है उसके बेस पर उनको सिखाया जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम आर्ट्स एजुकेशन कहते हैं, जिसमें हम स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ फ़न जो है सिखाते हैं, मुख्तलिफ स्किल्स उनको क्या करते हैं, सिखाते हैं। MCQs 49 में कहते हैं फंक्शन ऑफ एजुकेशन इन सोसाइटी, माशरे में तालीम का क्या किरदार है, इसका क्या फंक्शन है, ठीक है, सो एजुकेशन के ज़रिए जो है, एजुकेशन के ज़रिए प्रोमोट क्रिटिकल थिंकिंग, सोशल कोहेजन एंड प्रोग्रेशन, जब माशरे में लोग
तालीम हासिल करते हैं, तो तालीम हासिल करने की वजह से लोगों में सोचने समझने की जो काबिलियत है, जिसको हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं, वो बेदार होती है, इम्प्रूव होती है। इसके साथ साथ सोशल कोहेजन से मुराद ये है कि एक दूसरे के साथ किस तरह से इंटरेक्शन करनी है, किस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े रहना है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करनी है, रिलेशनशिप रखना है और किस तरह से आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस करना है, ठीक है। तो इसमें मदद मिलती है। हाउ डज़ एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू पर्सनल डेवलपमेंट? एजुकेशन किस तरह से हमारी ज़ाती डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है? सो एजुकेशन के ज़रिए फोस्टरिंग क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। एजुकेशन के ज़रिए जो है इस तरह से हमारी ज़ाती डेवलपमेंट होती है कि इसके ज़रिए हमें क्यूरियोसिटी जो है ये पैदा होती है, ठीक है। क्रिएटिविटी मतलब जो नए नए ख्यालात होते हैं, नए नए सोच जो है वो हम में पैदा होती है, ठीक है। और इसके साथ साथ एजुकेशन जो है हमें पूरी ज़िंदगी के लिए लर्निंग जो है वो देती है। मतलब हम जब तालीम हासिल करते हैं तो तालीम हासिल करने की वजह से हमें अच्छाई बुराई का तमीज़ जो है वो आ जाता है, अच्छे बुरे काम करने की तमीज़ जो है वो हमें पैदा हो जाती है। तो ये हमें पूरी ज़िंदगी जो है फ़ायदा देती है, लाइफ लॉन्ग इससे हमें फिर फ़ायदा मिलता है। MCQs 51 में कहते हैं कि व्हाट इज़ अ सोशल ग्रुप? सोशल ग्रुप से मुराद क्या है? सोशल ग्रुप से मुराद ये है कि लोगों का एक मजमुआ जो कि इकट्ठे रहते हो और एक दूसरे के साथ क्या करते हो, अपनी ज़रूरियात को शेयर करते हो, एक दूसरे पर डिपेंड करते हो, इन्हिसार करते हो, तो इसको हम सोशल ग्रुप कहते हैं। सो अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से मुराद लोगों का एक मजमुआ हु शेयर कॉमन इंटरेस्ट, इंटरेक्ट विद ईच अदर, जो कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, एक दूसरे की जो ज़रूरियात है उसको पूरा करने के लिए एक दूसरे के साथ जो है वो ताल्लुकात जो है वो अस्तवार रखते हैं, ठीक है। तो लोगों का जो ये मजमुआ होता है इसको हम सोशल ग्रुप कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सोशल ग्रुप? तो प्राइमरी सोशल ग्रुप की जो सबसे पहले एग्जाम्पल है वो क्या है? वो फैमिली है। और ये आपके एग्जाम में MCQs मेरे ख्याल से आया हुआ होगा इस बार इंशाल्लाह पोस्ट आर सेकेंड सेमेस्टर में। MCQs नंबर हमारे साथ कौन सा है? MCQs नंबर 53 कहते हैं कि प्राइमरी सोशल ग्रुप से क्या मुराद है या किसे कहते हैं प्राइमरी सोशल ग्रुप? जैसे कि मैंने आपको कहा फैमिली है, तो फैमिली में आपके क्लोज किंग आ जाते हैं। क्लोज किन से मुराद ये है कि आपके जो करीबी रिश्तेदार है या आपके वो लोग जिनके साथ आपका खूनी रिश्ता हो, ठीक है, तो इसको हम क्लोज किन कहते हैं। तो ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट आएगा कि क्लोज किन स्मॉल ग्रुप करेक्टराइज बाय स्ट्रॉन्ग इमोशनल टाइज, कोऑपरेशन एंड इंटीमेट फेस टू फेस इंटरेक्शन। तो ये आपके पास क्या है? प्राइमरी सोशल ग्रुप कहलाती है। MCQs 54 में कहते हैं कि टाइप ऑफ सोशल ग्रुप सर्व एज अ प्लेटफॉर्म फॉर इंडिविजुअल टू एक्सचेंज आइडियाज, इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट इज कॉल्ड रेफरेंस ग्रुप, ठीक है। ग्रुप की वो सोशल ग्रुप की वो किस्म जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम जब एक दूसरे के मिसाल के तौर पर जब आप किसी हॉस्पिटल जाते हैं या कोई हॉस्पिटल जाता है, ठीक है, और उनको कोई इमरजेंसी काम हो तो वो आपको कहते हैं कि आप मेरे लिए काम करें, या आप उनको कहते हैं कि आप जब हॉस्पिटल जाए तो मेरा नाम उनको कहना, वो आपका काम जल्दी कर लेंगे। तो मतलब उन्होंने आपका रेफरेंस दिया। तो इस तरह की जो हमारे साथ सोशल ग्रुपिंग होती है जिसमें हम ताल्लुकात के बेस पर अपने काम चलाते हैं, ठीक है, तो इसको हम रेफरेंस ग्रुप कहते हैं, ठीक है। MCQ 55 व्हाट इज़ द सेकेंडरी सोशल ग्रुप? सेकेंडरी सोशल ग्रुप से क्या मुराद है? सेकेंडरी सोशल ग्रुप से मुराद ये हमारे साथ वो लार्ज सोशल ग्रुप्स होते हैं जिसमें हम इनडायरेक्टली और इम्पर्सनल रिलेशनशिप रखते हैं। मतलब उनके साथ हमारा कोई ज़ाती रिलेशनशिप, कोई ज़ाती ताल्लुक नहीं होता, ठीक है, और कुछ ख़ास मकासद के बेस पर हमारा लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है, तो इसको हम सेकेंडरी सोशल ग्रुप कहेंगे। मतलब ज़रूरियात के तहत हमारा लोगों के साथ वास्ता पड़ता है, तो इसको हम सेकेंडरी सोशल ग्रुप कहेंगे। समझ आ रही है आपको? जी जी सर। ओके, वेरी जी गुड, सर। वेरी गुड।
इन अ वर्किंग प्लेस MCQs 56 में कहते हैं कि वर्किंग प्लेस में हमारे साथ किस तरह की सोशल ग्रुप जो है वो पाई जाती है, ठीक है। सेकेंडरी ग्रुप के में वर्किंग प्लेसेस से मुराद ये है जितने भी आपके पास हॉस्पिटल्स हो गए, ये वर्किंग प्लेस है, ठीक है। जितने भी आपके पास मुख्तलिफ ऑफिस होते हैं जहाँ पर लोग काम करने के लिए जमा होते हैं और वो एक ख़ास मकसद के लिए वहाँ पर जमा होते हैं और इसके अलावा उनका एक दूसरे के साथ किसी किस्म की इंटरेक्शन नहीं होती, ठीक है, सिवाय काम के। तो इसको हम वर्किंग सेटिंग में इसको हम क्या कहेंगे, इस तरह की जो सोशल ग्रुप होती है इसको हम वर्क प्लेस सोशल ग्रुप कहेंगे। सो द एम्प्लॉयज़ मतलब वो एम्प्लॉयज़ जो कि काम करने वाले होते हैं, हु वर्क इन डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड रेयरली इंटरेक्ट, जो कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में काम करते हैं और उनका एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन जो है वो बहुत कम होता है। सारे लोग जो है अपने जो ख़ास मकसद है उस डिपार्टमेंट का या उन ऑर्गेनाइजेशन का, उसके लिए वहाँ पर जमा हुए होते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, वर्क प्लेस सेटिंग में ये हमारे साथ सेकेंडरी ग्रुप का सेकेंडरी ग्रुप का क्या है, एक किस्म है। सर ये इम्पर्सनल रिलेशनशिप में भी आ जाएगा ना ये? बिल्कुल इम्पर्सनल होते हैं ना, तो ज़ाती रिलेशनशिप इनका एक दूसरे के साथ नहीं होता। उस बिल्कुल। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव मकासद को पूरा करने के लिए ये एक जगह जमा हुए होते हैं। MCQ 57 व्हाट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इन ग्रुप, कहते हैं इन ग्रुप से क्या मुराद है, इन ग्रुप में ऐसी क्या खास बात होती है। सो अ ग्रुप टू विच इंडिविजुअल फील्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड लॉयल्टी, ठीक है। इन ग्रुप से मुराद ये है कि ये लोगों का ऐसा मजमुआ होता है जिनके साथ जब आप मिलते हैं तो आपको एक अपनायत से महसूस होती है, जैसे कि अब यहाँ पर हम लोग मिल रहे हैं तो हमारा जो ये ग्रुप बना हुआ है तो हम सब एक दूसरे को जो है अपने अपने फील कर रहे हैं, ठीक है। मतलब हमारा एक ताल्लुक जो है वो बन गया है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इन ग्रुप कहते हैं। जहाँ पर आपको अपनायत सी महसूस होती हो तो इसको हम इन ग्रुप कहते हैं। जबकि आउट ग्रुप से मुराद ये है कि लोगों का एक मजमुआ जहाँ पर आप अपने आप को अनजाने महसूस करते हैं और लोग जो है आपको अनजाने लगते हो, गैर लगते हो, अपनाइयत किसी तरह से भी आपको फील ना हो, तो इसको हम आउट ग्रुप कहेंगे। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर कंसीडर आउटसाइडर एंड ऑफन फेस डिस्क्रिमिनेशन, और इसी वजह से बाज़ों का जो है उनको जो है तंज का निशाना बनाया जाता है या उनको जो है डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता क्योंकि उनके साथ किसी किस्म की अपनाइयत जो है वो नहीं होती, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, आउट ग्रुप कहते हैं। जो कि ग्रुप के से बाहर के जो लोग होते हैं उनको हम आउट ग्रुप कहते हैं, ठीक है। MCQ 59 में कहते हैं विच टाइप ऑफ सोशल ग्रुप प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग एन इंडिविजुअल बिलीव वैल्यूज एंड बिहेवियर, कहते हैं कि सोशल ग्रुप की वो कौन सी किस्म है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी शख्स के जो बिलीव वैल्यूज और बिहेवियर है उसको इम्प्रूव करने में, उसको क्या करने में, शेप देने में। अच्छा जी, इसमें आपके पास करेक्ट ऑप्शन का आएगा अ सोशल ग्रुप इंडिविजुअल हु इंटरेक्ट विद वन अनदर, जो कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, शेयर कॉमन इंटरेस्ट वेल। अच्छा जी, ये कहाँ पर मैं आ गया हूँ दोबारा, 59। अच्छा जी, रेफरेंस ग्रुप, तो रेफरेंस ग्रुप जो है इसमें आपके पास करेक्ट आएगा ऑप्शन सी, सही है, रेफरेंस ग्रुप। MCQ 60 हाउ डज सोशल ग्रुप डिफर फ्रॉम अ क्राउड, सोशल ग्रुप क्राउड से किस तरह से मुख्तलिफ है। सो इसको अब हम अ, देखेंगे। सोशल ग्रुप इन्वॉल्व इंडिविजुअल हु इंटरेक्ट विद अन अनदर, सोशल ग्रुप में वो लोग होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की ज़रूरियात को पूरे करते हैं। जबकि क्राउड क्या है, क्राउड ये आपके पास कलेक्शन ऑफ पीपल इन अ सेम फिजिकल स्पेस विदाउट नेसेसरी सोशल इंटरेक्शन, मतलब लोगों का एक मजमुआ एक जगह पर जमा हुए हो, ठीक है, और उनका किसी किस्म का सोशल इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ ना हो, किस्म का ताल्लुक उनका एक दूसरे के साथ ना हो, तो इसको हम क्राउड कहेंगे।
MCQ 60 में कहते हैं कि अ ग्रुप विच इज सिट अपार्ट फ्रॉम अदर बिकॉज ऑफ ऑब्वियस फिजिकल डिफरेंस। कहते हैं कि लोगों का वो मजमूआ जो कि जिसको हम दूसरे लोगों से अलग करते हैं उनकी फिजिकल अपैरेंस की वजह से, मतलब ज़ाहिरी लुक की वजह से उनको हम दूसरे लोगों से अलग करते हैं, तो इसको हम रेशियल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, रेशियल ग्रुप कहते हैं इसको हम, रेशियल, ऑप्शन बी। MCQ 61 में कहते हैं अ ग्रुप सेट अपार्ट फ्रॉम अदर प्राइमरली बिकॉज ऑफ इट नेशनल ऑरिजन। ठीक है, कौमी ओरिजिन के बेस पर या कल्चर की बुनियाद पर उनको हम दूसरों से अलग करते हैं, तो इसको हम इथनिक ग्रुप कहेंगे। ठीक है, इथनिक ग्रुप, ऑप्शन ए। तो ये आपके पास आपके कल्चर, हेल्थ एंड सोसाइटी का यूनिट नंबर 2 था, जो कि हमने डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ